हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप इतना प्यार दे रहे हैं हम लोगों को। और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेते आते रहेंगे और होप सो आप हमारी इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, अब से कुछ समय पहले आप लोगों ने मेरे ही मुंह से सुनी थी वो कहानी मेरे ऊपर जो गुजरी है, जो बीती है, वो एसिड अटैक। उसके बाद फिर मैंने एक शूट किया था जो कि मेरी डॉटर के साथ था। वो 7 साल की मेरी बेटी, जिसको मैंने हर एक वो जगह दिखाया, चाहे वो मेरे ऊपर अटैक हो, चाहे मेरा स्कूल हो, चाहे मैं जहाँ रहती हूँ वो जगह हो। बहुत ही मज़ा आया। मैं आज उस जगह पे वापस आके बैठी हूँ जिस जगह से मैंने अपनी कहानी की आप लोगों के बीच में एक शुरुआत करी थी। एक ऐसी शुरुआत जो शायद मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई उस जगह पे, और मेरे हिसाब से मैं रोक भी नहीं सकती थी। और मैंने आप लोगों को यही कहा था कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी कहानी बाकी है। वो कहानी मतलब आप खुद सोच के देखिए, 2023 चल रहा है, मतलब 18वां साल शुरू हो गया मेरे केस को। और इस पूरे जर्नी में 2005 से लेके 2023 तक हर दिन एक नया नया चेहरा, एक नया नया दर्द मेरे सामने। लेकिन अब तक लक्ष्मी की कहानी 2005 से लेके 2009 तक ही आपने वो सुनी है, लेकिन 2009 के बाद क्या हुआ है वो अब तक आप लोगों को नहीं पता। तो आज मैं अपनी कहानी की शुरुआत आप लोगों के बीच में फिर शुरू करने जा रही हूँ। होप आपको ये वीडियो भी बहुत मोटिवेट करेगा। और रुलाने का मेरा कोई मकसद नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ, अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करने का मकसद ज़रूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं उस कहानी से। लास्ट मैंने यही छोड़ा था कि मेरी जो ज़िंदगी, मेरे पापा, वो आज इस दुनिया में नहीं है। 2005 में एसिड अटैक हुआ। 2009 से लेके 10 के बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए मेरी लाइफ में जो बयां करना बहुत मुश्किल है। शायद मैं बताते बताते रो भी पड़ूं, बहुत पेनफुल है मेरे लिए। मेरे भाई को टीबी हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था और उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन फिर भी पापा मम्मी ने मुझे बचाया। फिर वो दोनों उसके साथ भी लगे। टीबी की दवाई भी है, वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन जब 3rd स्टेज आ जाता है तो बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर उस वक्त में टाइम बीतता जा रहा था। 2012 की बात थी ये, और उस वक्त में ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि मैं, मेरे फादर, मेरे ब्रदर डॉक्टर के पास गए और मेरे पापा के ही मुंह पे डॉक्टर्स ने कहा कि मेरा भाई नहीं बचेगा। और उनके लिए ये सुनना शॉकिंग था। और मंडे को ये बात डॉक्टर ने कहा था। और उस दिन क्या हुआ, मैं यूपी शिफ्ट हो गई थी। यूपी में रहते थे और मैं यूपी के घर पे थी। मेरी मम्मी, मेरे फादर ने एक कमरा लिया हुआ था और वो हॉस्पिटल के नियर बाई ही रहते थे जहाँ मेरे भाई का ट्रीटमेंट चलता था। और उस वक्त में मेरे भाई और मेरे फादर दोनों साथ में थे और मेरे फादर के पैरों में काफ़ी बड़ा ज़ख्म था और उनका पैर बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था। काफ़ी पस जमी हुई थी मेरे पापा के पैर में और वो लंगड़ा के चलते थे। बहुत दिक्कत होती थी उनको। और उसके बाद फिर मंडे को जब डॉक्टर ने कहा, वो पूरी तरीके से टूट ही गए थे। उसके बाद वो जाके दोनों रुके थे। मेरी मम्मी उनके पास पहुंचती है, मैं घर पे ही थी और सडन मम्मी का फ़ोन आता है
और शाम के टाइम पे पापा कहते हैं उन्हें उनकी बॉस से मिलना है, उनका काफ़ी मन है। वो लोग उनकी बॉस से मिलने निकलते ही हैं, सडन मेरे पापा की आवाज़ भारी होना चालू हो जाती है और उनके हार्ट में बहुत दर्द होता है। मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं होती हूँ और काफ़ी दूरी में मैं रह रही थी उनसे। शाम को मम्मी का फ़ोन आता है कि पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, जल्दी से आ जाओ अगर देखना है तो। मैं तुरंत हॉस्पिटल भागती हूँ। उस टाइम इतनी बुरी हमारी कंडीशन थी कि हम कुछ नहीं सोच सकते थे, फाइनेंशियली हर एक तरीके से। आसपास में भी कोई नहीं था, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, हम चारों ही अकेले थे। और उसके बाद वो हॉस्पिटल में थे, मैं जैसे ही पहुंची, मुझे चौकीदार अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैं उनसे लड़ झगड़ के अंदर गई। मैंने देखा उनको कि एमरजेंसी में एक ही बेड में 2 पेशेंट लेटे हुए हैं और वहाँ पे मेरे पापा की कंडीशन बहुत ख़राब है। कोई उन्हें नहीं देख रहा था, कोई भी नहीं देख रहा था। और उसके बाद फिर डॉक्टर्स को मैंने ज़ोर से चिल्लाया और चिल्लाने के बाद फिर मैंने डॉक्टर को कहा यहाँ पे उनको कौन देख रहा है। जैसे ही वो लोग आए और उन्होंने देखा, वैसे ही उनको शिफ्ट करके वार्ड में डाला। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो जैसे ही वार्ड में गए और डॉक्टर से बार बार यही पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। वो बताना ही नहीं चाह रहे थे, वो कुछ बता ही नहीं रहे थे। मेरे पापा बेड में थे और एक डॉक्टर आते हैं आधी रात को। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर मुझे बता दो कि उनको प्रॉब्लम क्या हुई है। उन्होंने एकदम से बोला कि उनके ही मुंह पे ये बात, एक पेशेंट वहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से उनको नहीं बोलना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि इनका सिर्फ 5% बचने के चांसेस है, 95% नहीं है। और बहुत ही बदतमीजी से उन्होंने ये लैंग्वेज यूज़ करके बोला और बस मुझे रोना आ रहा था। और मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे बताओ कि क्या किया जा सकता है। हम अगर इनको कहीं और एडमिट करा दें और कहीं और ले जाए, तो उन्होंने कहा जो यहाँ पे भी इनके चांसेस हैं, रास्ते में ले जाते अगर इनको कुछ हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो फिर भी नॉर्मल होके बोल रही हूँ आप लोगों से, लेकिन उनका टॉकिंग में नॉर्मल था ही नहीं। हमारी जेब में पैसे तक नहीं थे कि हम उनको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाए। उसके बाद वो वहाँ से फिर रात में मम्मी को बुलाया, करीबन 2:30 बजे करीब, 2:30-3 बजे करीब मम्मी को बुलाया और उनकी बेल्ट उतारी और उनको कंफर्ट किया और उनको कहा कि पापा वापस घर चलना है ना, ठीक होना है ना वापस। पापा ने कहा हाँ, सर हिला के। जवाब नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद ऐसा हो रहा था कि डॉक्टर ने बोला, पूरी रात उनके काफ़ी सारे टेस्ट चल रहे थे, ऊपर नीचे यही चल रहा था और टेस्ट चल रहे थे उनके। और डॉक्टर ने कहा कि इनको वेंटिलेटर पे डालना होगा, इनको ज़िंदा रखने के लिए। मैं गई जहाँ पे वेंटिलेटर थे आईसीयू में, जाके मैंने डॉक्टर से कहा, तो उन्होंने कहा अभी बेड खाली नहीं है। मैंने उनके पैर पकड़े कि हमारे घर में एक ही है जो हमें देखते हैं, हमारा कोई नहीं है इनके अलावा। तब उन्होंने बोला कि हम सुबह 6 बजे उनको शिफ्ट कर देंगे। बस वो 6 बजे का इंतज़ार था।
रात काटनी मुश्किल हो रही थी। भाई इतना बीमार था, बाहर हॉस्पिटल के बाहर अकेला सड़क में पड़ा हुआ था, उसको देखने वाला कोई नहीं। सबको इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे पापा की हालत बहुत सीरियस है, लेकिन कोई नहीं था वहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं था। और चाचा को बोल दिया, ताऊ जी को बोल दिया, बुआ को बोल दिया, सबको बोल दिया, लेकिन किसी को नहीं आना था, किसी को कोई मतलब नहीं था। बहुत पेनफुल था वो टाइम। और मैं उनको देख रही थी, उनकी आँख से खून निकलना स्टार्ट हो गया था। सब कुछ बहुत ही हॉरिबल था, बहुत ही पेनफुल था, पर हिम्मत रखना था। डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे थे कि उनको प्रॉब्लम क्या हुई थी। उसके बाद फिर सुबह 6 बजने में 5 मिनट बाकी थे, वहाँ पे जितने भी पेशेंट थे सब वॉमिट कर रहे थे और मुझे अजीब सा हो रहा था। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि एक बार आप ऊपर आ जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए नीचे आना है। मम्मी आए वार्ड में, जैसी आए और उन्होंने देखा, मैं नीचे चली गई और 5 मिनट के बाद ही मम्मी भागते हुए नीचे आए और मुझे ऐसा लगा कि शायद शिफ्ट कर रहे हैं और इसीलिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मम्मी आई और मम्मी आके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, पापा गए, पापा गए। मैं शॉक थी, मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्या ये सच है। मैंने मम्मी को छोड़ा, मैं एकदम भाग के वार्ड में गई और मैंने वार्ड में जाके देखा पापा ऐसे ही पड़े हुए थे। मैंने 15 मिनट्स तक उनको बहुत पुश किया, बहुत विन्नतें की कि पापा वापस आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, हमारे लिए आ जाओ, ये सारी चीज़ें, पर वो लौट के वापस नहीं आए। बहुत ही पेनफुल था वो। वहाँ से फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई और वो जर्नी ये थी, पापा की बॉस आई और उनके एक फ्रेंड आए। आने के बाद उन्होंने बोला कि क्या करना है, कैसे करना है, उनका अंतिम संस्कार कैसे करना है। तो उसके बाद उनके फ्रेंड ने बोला, इनका तो कोई भी नहीं है, इनको ना यहाँ पे मशीन में ही कर देते हैं। और मेरे मुंह से ज़ोर से चीख निकली। मैंने कहा है, उनका बेटा भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, सब है, उनका घर भी है, वो साथ जाएंगे और साथ जाके जो भी होगा घर से होगा, उनका अपना घर है। हम उन्हें लेके गए, पूरे रास्ते मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और मैं यही चीज़ सोच रही थी, अब कैसे। जब भी मुझे रास्ता पूछना होता था या कहीं जाना होता था, मैं उन्हीं से ही पूछती थी, उन्हीं से ही सब कुछ डिस्कस करती थी। मैं इतना फ्रेंडली अपनी मदर के साथ नहीं थी जितना फ्रेंडली मैं अपने फादर के साथ थी। घर जाने के बाद मैं रोई हूँ। मुझे पता चला कि हाँ, मेरे फादर की डेथ हो गई है। और उसके बाद से वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, सब कुछ स्टार्ट हुआ। बहुत सरवाइव किया मैंने जॉब के लिए, बहुत ज़्यादा सरवाइव किया। बहुत ही परेशान थी मैंने हर जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, बट कोई जॉब देने के लिए नहीं था। मैंने कॉल सेंटर में बात करी, लेकिन नहीं। इस चीज़ में एक चीज़ और कि मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि कभी भी मुझे कुछ होता है तो मेरी अस्थियों को हरिद्वार में बहाना, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हम बहुत मजबूर थे, तो हम नहीं जा सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद
वहाँ पे ही यमुना जी पे ही दिल्ली में हम लोगों ने किया। उस चीज़ का दुख मुझे आज भी है कि ये क्या था। इतना भी नहीं हो पाया कि हम कर सकते थे, उनकी हेल्प कर सकते थे, उनको ले जा सकते थे, पर नहीं हो पाया। फिर यही सारी चीज़ें चलती रही, बहुत कुछ चलता रहा और बहुत ही सारी चीज़ें पेनफुल थी। उसके बाद से जो जर्नी स्टार्ट हुई, सरवाइव किया, काफ़ी जगह जॉब के लिए सरवाइव किया, लेकिन किसी ने भी ना जॉब नहीं दिया। सबने हाथ खड़े कर लिए। जो भी लोग बुलाते थे बस स्टोरी पूछ लेते थे और लोग ये कहते थे कि जॉब आपका चेहरा ऐसा है, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। मैंने ब्यूटिशियन किया था, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ये सब कुछ किया, लेकिन कोई भी ना जॉब देने के लिए रेडी ही नहीं था। सब बोलते थे, मैं किसी पार्लर में चली जाऊँ, सैलून में चली जाऊँ तो यही बोलते थे कि नहीं, आपको देख के तो लोग डरेंगे। किसी कॉल सेंटर में चली जाओ, लोग आपको देख के डरेंगे। किसी भी ऑफिस में चली जाओ, लोग आपको देख के डरेंगे। अरे कॉल पे कौन डरता है यार, कौन सा कस्टमर डरेगा कॉल पे। वो सारी चीज़ें ना बहुत ही पेनफुल थी। वो एक एक पल बहुत ही पेनफुल था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सारी चीज़ें घट क्या रही है। भाई बहुत क्रिटिकल स्टेज पे था। भाई एडमिट था हॉस्पिटल में, मम्मी भाई को लेके हॉस्पिटल में थी और बस यही हो रहा था कि जॉब मिल जाए, कुछ अर्निंग सोर्स शुरू हो जाए, पर नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद मैं कैंपेन से जुड़ी और उसके बाद से फिर मैंने वहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत करी। मीडिया मुझे ढूंढ रही थी, काफ़ी लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि 2006 में एक PIL डाला था कि लक्ष्मी अग्रवाल कहाँ है, जिसने PIL डाला है, और वो लक्ष्मी अग्रवाल घर पे थी। मैं कभी भी सामने नहीं आती थी क्योंकि मुझे मीडिया पे ट्रस्ट नहीं था। मेरा ट्रस्ट तोड़ा गया था। मेरे फादर के डेथ के बाद एक लड़की आई थी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मैं यहाँ पे उनका नाम और उनके चैनल का नाम मेंशन नहीं करूँगी, पर वो जब मेरा इंटरव्यू लेने आई तो उन्होंने मुझसे वादे करके वो गई कि हम आपको जॉब दिलाएंगे, डोंट वरी लक्ष्मी, आप इंटरव्यू दो, मैं आपको जॉब दिलवाऊंगी। मैं उनको इतना फ़ोन करती थी कि मुझे जॉब के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं किया। फिर उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ उपमिता दी की कि वो दैनिक भास्कर में है, आज तक वो दैनिक भास्कर में है। 2013 में मैं उपमिता दी से मिली। उन्होंने मुझसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली। उन्होंने एक हफ़्ते लगातार मुझे दिल्ली में ढूंढा, क्योंकि जिस जगह मैं रहती थी मैं वहाँ पे थी ही नहीं, मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी। तब उस वक्त में मुझे किसी भी मीडिया पे ट्रस्ट नहीं था। उसके बाद जब मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे ढूंढ के निकाला, मुझसे बात किया, उन्होंने भी मुझसे वादा किया, उन्होंने भी मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जॉब दिलवाऊंगी। मैं देखती हूँ कि कोई एक पर्सन है जो एसिड अटैक पे वर्क कर रहे हैं और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। तब मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ एक मेरा ना कनेक्शन सा था, एक अलग ही कनेक्शन। जिस वक्त में हम मिले, जिस वक्त में उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो उनका एक कनेक्शन था। तो वो जिस पर्सन को जानती थी, उनको उन्होंने कहा कि लक्ष्मी की मदद करो, वरना उसकी फैमिली और वो मर जाएंगे, वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और जिन पर्सन से मैं मिली, वो भी मुझे काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे और काफ़ी यंग पर्सन थे वो। और खुशी इस बात की है कि लोग उस एज में गर्लफ्रेंड बना के घूमते हैं, वो पर्सन मतलब लोगों के लिए वर्क कर रहा था। और मुझे इस बात की खुशी थी कि वो पर्सन और लोगों के लिए वर्क कर रहा है। वो गर्लफ्रेंड लेके नहीं घूम रहा है, बाइक लेके नहीं घूम रहा है, कार लेके नहीं घूम रहा है। वो अपनी लाइफ में वो काम कर रहा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब इंसानियत उस इंसान के अंदर। मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद उन्होंने उनसे मुझे कनेक्ट कराया, उनका फ़ोन आया, मैं उनसे मिली। उस वक्त में जो मेरे साथ जो घटना घटी, वो सब चीज़ों को देखते हुए मुझे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रही थी मैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपने कैंपेन में बुलाया, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सोच समझ के मैं उनके कैंपेन में गई
और जाके मैं मिली। फिर मैंने अपने जैसी और लड़कियों को देखा, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो उस वक्त में ऐसा होता है कि इस दुनिया में आप ही अकेले हो जिसके पास इतना सारा दुख है। लेकिन जब आप अपने जैसे और लोगों को देखते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, इस दुनिया में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ झेल रहे हैं। तो उस वक्त में मुझे भी ऐसा लगा। तब मैंने जब अपनी जैसी और लड़कियों को देखा जो दोनों आँखों से नहीं देख सकती, कुछ लड़कियाँ जो एक आँख से देख सकती है, एक आँख से नहीं देख सकती, कुछ लड़कियाँ जो देख सकती है। मैंने खुद से रियलाइज़ किया मैं तो देख सकती हूँ ना, क्यों लक्ष्मी हम क्यों चुप हैं, किस वजह से चुप है। जब मैंने अपने जैसी और लोगों को देखा तब मुझे रियलाइजेशन हुआ नहीं, अब बस बहुत हुआ, बहुत दुख झेला, क्योंकि अटैक करने वाला अटैक करके चला गया। हम तो यहाँ पे विक्टिमाइजेशन के शिकार हो गए, लोग हमें विक्टिम बना के चल रहे थे, कोई हमें सुनना ही नहीं चाहता था। तब उस वक्त में यही हुआ कि नहीं, अब बस बहुत हुआ। अब जिस तरीके से 2009 में लक्ष्मी ने अपने फेस को ओपन किया था, उसी तरीके से 2013 में लक्ष्मी ने सोचा अब अपने आप को बंद करके नहीं रखेगी, अब लक्ष्मी अपने आप को बाहर निकालेगी, किसी और के लिए नहीं, अपने हक के लिए। और मैं और ज़्यादा ये तेज़ाब कांड बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने दिमाग से, हर एक इंसान के दिमाग से तेज़ाबी सोच को निकालना पड़ेगा। तब वो जंग शुरू हुई। आप लोगों ने सुना होगा प्रीति राठी का केस। प्रीति राठी का केस पहला ऐसा केस था, उनके ऊपर मई में एसिड अटैक हुआ था और 2 मई को उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। और जब वो मुंबई में जा रही थी अपना जॉब ज्वाइन करने के लिए, तब उनके ही पड़ोस के एक लड़के ने उनके ऊपर जलन के वजह से एसिड अटैक किया। और उसी केस से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वो केस मेरे हाथ में आया और उसके बाद मैंने शुरुआत करी उसी जगह से। आप लोगों ने छपाक मूवी में देखा होगा कि ट्रेन में लड़कियां जा रही हैं और वो पूरी तरीके से अपने फेस को ओपन कर देती हैं। वो पूरा मोमेंट वही था कि जब हम प्रीति राठी के केस में जा रहे थे। उस वक्त में प्रीति राठी, मेरा बर्थडे आता है, 1 जून को मेरा बर्थडे था और हम लोग ट्रेन में थे। ट्रेन में ही सेलिब्रेट किया गया मेरा बर्थडे और उसी टाइम पे मुझे सरप्राइज़ मिला। और वो सरप्राइज़ मेरे लिए ये था कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला जॉब ज्वाइन करने के लिए। मैं बहुत ग्लैड फील कर रही थी, बहुत खुश थी मैं कि एट लास्ट मैंने कुछ अचीव किया। और उसके बाद से वहाँ से शुरू हुई और ये सारी चीज़ें जो चल रही थी वो ट्रेन में ही चल रही थी। और उसके बाद वहाँ जब हम पहुँचे, रात में ही 2:30 बजे कॉल आई कि प्रीति राठी नहीं रही। तो हमारे लिए बहुत पेनफुल था, बहुत हम शॉक में थे कि ये क्या हो गया। फिर उसके बाद वहाँ जाके वहाँ पे शुरुआत करी। और जो एसिड अटैक सर्वाइवर थी, सब ना फेस कवर करके चलती थी, मैं अपना फेस कवर नहीं करती थी। तो जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो लड़कियाँ ट्रेन के अंदर तैयार हो रही थी। कोई गोगल लेके गया हुआ था, कोई नए कपड़े सिल के लेके गया था, क्योंकि सबकी सब लड़कियाँ निकल के बाहर आ रही थी, अपने फ्रीडम को जी रही थी। जब एक साथ थे हम लोग, तो सब लोग जब बाहर निकले और सबने अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा कि एट लास्ट खुद सर्वाइवर अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, अपने लिए लड़ रही है, अपने अधिकारों के लिए बात कर रही है, अपनी स्टोरी को रख रही है। उसके बाद मुंबई में जो एक सबसे बड़ी चीज़ हमारे साथ हो रही थी वो ये हो रही थी कि जब भी हम न्यूज़ चैनल्स में जा रहे थे अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे लोग, हमारा न्यूज़ चैनल वाले फेस कवर कर रहे थे। वो हमें कह रहे थे कि या तो आप फेस कवर कर लो, वो हमें कह रहे थे कि आप ब्लर कर दो, मतलब हमारा चेहरा ब्लर कर दिया जा रहा था। तो सडन मैंने देखा लाइव चल रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपने चेहरा ब्लर किया हुआ है? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा कि आप एक काम करिए, या तो चेहरा ब्लर कर दीजिए या तो मैं उठ के चली जाती हूँ, मैं बात नहीं करूँगी। तब उन्होंने मेरा चेहरा क्लियर किया। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट ने कहा हुआ है कि हम आपका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं।
तो ये मेरा चेहरा है, मुझे दिखाना है। जब मैं क्यों अपने चेहरे को ढकूं? मैं ढक के नहीं बात करूंगी, क्योंकि लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मेरे साथ ये अटैक हुआ है, मेरे जैसी और सर्वाइवर है जिनके साथ ये अटैक हुआ है। तो इसीलिए वहाँ पे फिर उस चीज़ के लिए, अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया। ये मेरी वो जर्नी है जो बहुत ही पेनफुल है, और इसके अलावा भी आगे मेरी जर्नी बहुत ही पेनफुल भी रही है और बहुत मज़ेदार भी रही है। क्योंकि 2013 में मैं इन्वॉल्व थी। 2014 भाई हॉस्पिटल में, मोस्ट ऑफ टाइम भाई हॉस्पिटल में रहता था, और उसके बाद सडन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ऐसे खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा। और उसके बाद वहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही ऑर्डर आया, और उसके बाद सारे सर्वाइवर्स, सब लोग वहाँ पे अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट के आगे लड़ रहे थे और खड़े थे। तो जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद फिर एक हमारी जीत हासिल हुई कि ऐसे खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा। जो भी बेचेगा उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो ख़रीदेगा उनके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पे एक जीत हासिल हुई, और इसी चीज़ को लेते हुए खुशी इस बात की हुई कि मुझे अमेरिका से इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड के लिए मुझे सिलेक्शन मेरा हुआ। मैं बहुत सरप्राइज़ थी उस चीज़ के लिए, और फिर मैं उस चीज़ के लिए मुझे अमेरिका बुलाया गया, और मुझे बहुत खुशी थी। जो मेरे साथ मेरा शूट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी, तुम्हें पता है ये अवार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, और ये अवार्ड बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला, और ये अवार्ड आपको आपकी हिम्मत की वजह से ही मिलता है। तब उस वक्त में मैं वहाँ जाती हूँ, और वहाँ से मिशेल ओबामा जी मुझे वो अवार्ड देती हैं, वो अचीव करती हूँ, और उसके बाद मैं वापस आती हूँ। आज मुझे अमेरिका में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे देख के कि बहुत सारी वुमेन से मिलने का मौका मिला। वो वुमेन जो अपने अपने कंट्रीज़ में बहुत ही अच्छे काम कर रही है। तो ये सारी खुशियाँ धीरे धीरे करके मुझे मिली। और इसके अलावा अच्छी बात ये कि मेरे भाई ने ये सारी चीज़ें देखी, लेकिन 2014 में मेरे भाई की भी डेथ हो गई। अटैक सिर्फ एक पर्सन को ही नहीं, पूरी फैमिली को ही बर्बाद कर देता है, और ये बहुत ही पेनफुल होता है। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट भी था, और एक तरफ मेरे लिए दुख की बात ये था कि मैंने अपने परिवारजन में से 2 लोगों को खो दिया। इस अटैक ने मेरे जीवन को इस तरीके से चेंज कर दिया। कहीं खुशी भी दिया है तो दुख भी बहुत ज़्यादा दिया है। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये सब चीज़ अचीव की। उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ अचीव करी वो ये, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ। जब हम निकल के बाहर आए और आप लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट नहीं प्यार किया, हम लोगों से हमें प्यार दिया, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद सोसाइटी में आज एक अलग ही जगह बन गई है। आज कल तक तो लोगों की लोग तो शादियों में ही नहीं बुलाते थे, फेस कवर करवा दिया करते थे। आज सर्वाइवर्स की शादियां भी हो रही है, लोग शादी भी करना चाहते हैं, लोगों को प्यार भी हो रहा है, सर्वाइवर्स को भी हो रहा है। आज के समय में हमारी जगह एक नॉर्मल हो गई है, क्योंकि हमने इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने लोगों को बताया है। दर्द हमें भी होता है, हम पे अटैक हुआ है, हमारे दिल में अटैक नहीं हुआ है। सजना संवरना हमें आज भी अच्छा लगता है। और आज आप मुझे मॉडल भी देखते हैं, एंकर भी देखते हैं, एक होस्ट, और एक कई सारे रूप में मुझे देखते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, और ये सारी खुशी मुझे आप लोगों की तरफ से मिली। और बहुत सारे लोगों के एक क्वेश्चन है कि मेरे पार्टनर के बारे में। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता भी है, नहीं भी पता है। लोग कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। इस चीज़ को मैं लेके आना चाहती हूँ। कुछ समय के बाद मैं बताऊँगी कि हाँ, कौन था मेरा पार्टनर और क्या हुआ था मेरे साथ, और पीहू किसकी बेटी है,
और ये सारी बातें आप लोगों के सामने लाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो भी कुछ देखा है, बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम पे वीडियोस बनाए हैं, उसमें किसी को भी मेरा हस्बैंड बना दिया गया है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा, वो फेयर नहीं है। तो कुछ समय के बाद मैं ज़रूर इस चीज़ को सामने आप लोगों के लेके आऊँगी। सो गाइज़, ये मेरी लाइफ का पार्ट 2 जो आया है आप लोगों के बीच में, और मैंने वो जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करी है जो मतलब मेरे लिए जिसने जिया और जो मेरे लिए मर गया, वो मेरे फादर। और शायद मतलब जो पापा प्यार कर सकते हैं वो कोई प्यार नहीं कर सकता, और जो पापा समझ सकते हैं वो कोई नहीं समझ सकता है। जो मैंने अपनी पूरी जर्नी में इस चीज़ को फील किया है, आखिर में नखरे तो बेटी का बाप ही उठा सकता है ना। और आज भी कभी कभी ऐसा होता है जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, वो मेरे सपने में आते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आज भी वो मेरे दुख के साथी हैं। सो गाइज़, मैंने आज अपनी जर्नी यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करी। होप आप लोगों को मेरी इस जर्नी से कुछ मोटिवेशन मिला होगा, और आई नो आप लोगों को रोना भी आया होगा, और क्योंकि बहुत पेनफुल था, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, और ऐसे ही अपने हाथ मेरे लिए और मेरी टीम के लिए दुआओं के लिए बढ़ाते रहिए। हम ऐसे ही आगे मोटिवेट वीडियो बनाते रहे। होप सो इसमें आपको कुछ तो मोटिवेशन मिला हो, मैं दे पाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल थी जब मैं वीडियो में बात कर रही थी। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ मुझे मेरे पापा नज़र आ रहे थे और कुछ भी नहीं। मैं इसके आगे का भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। मैं अपनी मम्मी की जर्नी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप आगे की जर्नी में और क्या सुनना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने पहले भी वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत प्यार दिया है, और आज भी देते हैं। मुझे पता है अभी भी बहुत प्यार देंगे, ताकि मैं ऐसी मोटिवेट होती रहूँ आप लोगों से, और ऐसे ही आगे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। कोरोना शुरू हो गया तो मास्क लगाना ना भूलें और सेफ्टी बरकरार रखें। बाय बाय।